हेलो, मैं डॉक्टर विवेकानंद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर NREC कॉलेज खुर्जा। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बेहद संक्षेप में बात करेंगे। वो है घरेलू हिंसा, उसका सामाजिक निर्माण कैसे होता है और उसकी प्रघटना शास्त्रीय व्याख्या क्या हो सकती है। नारी के विरुद्ध जो हिंसा है उसका एक अंतरक्रियात्मक पहलू भी होता है। अभी तक के जो अध्ययन होते थे वो ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से होते थे, वस्तुपरकता के दृष्टिकोण से होते थे, जबकि यह एक सामाजिक घटना है और इसमें आत्मपरक दृष्टिकोण को सम्मिलित करना अनिवार्य है। यानी कि जो नारी के विरुद्ध हिंसा है उसके अंतरक्रियात्मक पक्ष को उद्घाटित करना, उत्पीड़क और उत्पीड़ित के दृष्टिकोण से इसको विश्लेषण करने के लिए हम केवल इसके वस्तुगत पहलू पर न ध्यान दे करके आत्मगत पहलू पर भी ध्यान देंगे। भारत में ये बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला एक अपराध है। प्रत्येक 10 में से 4 स्त्रियां हिंसा की शिकार हैं। घरेलू हिंसा की परिभाषा में वैवाहिक बलात्कार, पीटना, जलाना इसी तक सीमित नहीं है। स्त्रियों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन न देना, बार बार गर्भपात करवाना, उनको ऐसी जीवन दशाओं में रखना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीटना, दहेज हत्याएं, वधूदाह, बलात्कार, अपहरण इत्यादि घटनाओं से ये चीज़ें परिलक्षित होती हैं। वस्तुतः हिंसा की घटनाएं सामान्य रूप से कहीं न कहीं भारत की नॉर्मेटिव सिस्टम यानी कि जो सामाजिक संरचना है उसके जो मानदंड हैं उससे तय होती है। नारी की जो सामाजिक दशा है उसमें पितृसत्तात्मक व पुरुष प्रभुत्ववादी मूल्य और विचारधारा पर निर्भर होता है। इसलिए ऐसी हिंसा को हम अध्ययन के समय हम केवल ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुपरक दृष्टिकोण से न परिभाषित करके सब्जेक्टिव यानी कि आत्मपरक या आत्मनिष्ठा का तत्व महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जो महिलाएं हिंसा के शिकार हैं उनकी चेतना में क्या चल रहा है, उनके ज़हन में क्या चल रहा होता है, और उस पक्ष का भी जब हम अध्ययन करते हैं तब एक दूसरा पहलू ही सामने आता है। इसके लिए हम बात करेंगे सामान्य रूप से हिंसा और संघर्ष में भेद नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम उसके आत्मगत पहलू को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं तो जो हिंसाग्रस्त स्त्रियां हैं वह भी झगड़े और हिंसा में भेद करती हैं। एक प्रसिद्ध जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका संबंध पुरुष की उच्च परिस्थिति, प्रभुत्व, आक्रामक प्रवृत्ति से है, जबकि नारी के दमित होने, निम्न परिस्थिति एवं कमज़ोर होने के कारण सहनशीलता की प्रवृत्ति होती है। इस बात को प्रसिद्ध फ्रेंच लेखिका सिमोन द बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स में स्पष्ट करती हैं। वह कहते हैं कि प्रत्येक सामाजिक संरचना समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालकों में सत्य तथा आक्रामकता के गुण विकसित करती है, जबकि स्त्रियों में इसके विपरीत लज्जा, सहनशीलता के गुण विकसित किए जाते हैं। यही गुण घरेलू हिंसा को स्वीकार्य योग्य बनाते हैं, उसको निरंतरता प्रदान करते हैं, और यह सामाजिक मूल्य एवं व्यवहार दोनों परस्पर अंतर्ग्रंथित हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। यानी कि उत्पीड़क और शोषण का एक संबंध यहीं से विकसित होता है। पीटर बर्जर और लकमैन कहते हैं कि नारी के विरुद्ध दिन पर दिन होने वाली घरेलू हिंसा सामाजिक रूप से निर्मित की जाती है। और यही इस प्रकार न केवल हिंसा का दिन दैनिकरण होता है बल्कि एक लीगलाइजेशन वैधानिकरण भी हो जाता है। जो रिश्तेदार, आसपास सराउंडिंग जो संरचना है उसमें रिश्तेदार सब यही कहते हैं कि नहीं महिला को ऐसे होना चाहिए या इसको स्वीकार करना चाहिए, और स्वयं महिला भी उसको स्वीकार करने लगती है। अगर कभी कभी वो उसका पति एक आध
थप्पड़ लगा भी देता है तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा पति है, स्वीकार्य है, यहाँ तक स्वीकार्य है। यानी कि हिंसा को स्वीकार करने लगते हैं और लीगलाइज करने लगते हैं कि मेरा पति है। तो इस प्रकार एक वैधानिकता मिल जाती है। संक्षेप में हम ये कहना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा के सामाजिक निर्माण का है प्रघटना शास्त्री विवेचन इस बात को रेखांकित करता है कि नारी अपने विरुद्ध हिंसा की एक निष्क्रिय ऑब्जेक्ट या वस्तु नहीं है, बल्कि एक क्रियाशील आत्म यानी कि सब्जेक्ट भी है। अतः नारी के विरुद्ध दिन प्रतिदिन में होने वाली हिंसा को हल करने की संभावनाएं उसके क्रियाशील आत्म में निहित होती हैं। धन्यवाद।